दुनिया भर के बाजारों से आज है बेहतरीन मजबूती के संकेत और सेंचुरी मारने के मूड में एसजीएक्स निफ्टी। दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार और उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार क्योंकि मूड है बेहतर और हमारे बाजार भी कल के एक्शन के बाद आज कैसी चुस्ती दिखाएंगे इस पर करनी है चर्चा। अनिल जी, 24 घंटे में तो बदल गया पूरा मूड। आप कह रहे हैं मूड बेहतर। एक्चुअली तेजी तो कल भी हो गई थी, मूड ही नहीं बन पाया। मूड नहीं बन पाया था, तो वो भी आ गया। आज है ना, तेजी के साथ साथ मूड भी अच्छा होगा, तो बिल्कुल डबल इम्पैक्ट आएगा। डबल इम्पैक्ट आएगा। तो आइए, आज के सेशन का जो कुछ भी दारोमदार है इन 4 ट्रिगर्स पर है जो आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। डाउ में मजबूती हुई है 200 पॉइंट के निचले स्तरों से 450 अंक उछलकर दिन की ऊंचाइयों पर जाकर हुआ है बंद। जोश पूरा आता हुआ दिख रहा है डाउ में। आज से फेड की 2 दिनों की बैठक हो रही है शुरू, और नहीं आज शुरू हो चुकी। तो आज रात को जो ब्याज दरों पर फैसला आएगा उस पर आज शाम को शुरू होगी ना। आज शाम को शुरू होगी और आज कल शाम को आएगा। हमारे लिए परसों हमारे लिए परसों हो जाए। तो ये आपके लिए फेड की बैठक का फैसला है जो इम्पोर्टेंट है, और एसजीएक्स निफ्टी से दमदार संकेत हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कच्चा तेल $92 के आसपास उतार चढ़ाव के बीच में सेटल होता हुआ। बिल्कुल, तो बाकी सारे फैक्टर्स भी सपोर्टिव हैं। अमेरिका में रिबाउंड आया है, आज सुबह भी अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी तो जबरदस्त उछाल दिखा ही रहा है। सर, एक अमेरिकी बाजार पर इंटरेस्टिंग बात आपसे करनी है। रोज का एक्शन तो हमें समझना है, आज का भी एक्शन समझेंगे, इस रिबाउंड को भी समझेंगे। बट मुझे याद है सर, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे और जब हमने देखा था एक बड़ी गिरावट डाउ में आ रही थी, 2 दिनों से लगातार बड़ी गिरावट देखी थी, हमारे बाजार पर थोड़ा इंपैक्ट आया था। पर आपने कहा था कि अब यहां से और वीकनेस आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनदर 500-600 पॉइंट गिर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग लेवल की भी आपने बात करी थी जहां पर आपको डाउ का सपोर्ट दिख रहा था। एक बार पहले वो बाइट प्ले करते हैं और फिर समझेंगे अनिल जी से कि ये प्रेडिक्शन कैसे करी। मेरे ख्याल से 30-500, 30-600 बस वहां पे आपको डाउ सपोर्ट ले लेगा। 400-500 पॉइंट अगर नीचे आता है 30-500, 30-600 तो वहां रुक जाएगा। अब वो 1 दिन में आता है, 3 दिन में आता है, ब्रॉडली लेवल वो आएंगे 30-500 से 30-600। फ्राइडे की बात थी अनिल जी, 30-500, 30-600 का सपोर्ट आपने देखा था। कल और परसों दोनों दिन बाजार कमजोर रहे। कल भी काफी कमजोर शुरुआत हुई थी, 250 अंक नीचे खुले थे अमेरिकी बाजार। कल का लो 30,550 है, परसों का भी लो ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास। फ्राइडे का भी 551 उसी लेवल पे था। कहां से निकाला सर ये एवरेज 500-600 की? नहीं दीप, मैं उस दिन शुक्रवार को मैं बात भी कर रहा था कि आमतौर पर जनरली जितनी क्लोजली लेवल्स में निफ्टी बैंक निफ्टी के निकाल पाता हूँ उतने तो डाउ के नहीं निकाल पाता। लेकिन हाँ, कुछ बड़े लेवल ध्यान में रह जाते हैं कि जहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है या जहाँ इंपॉर्टेंट रुकावट हो सकती है। उससे अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई, क्योंकि क्या है अल्टीमेटली कुछ भी कहो, डाउ देखकर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं सही, थोड़ा बहुत तो मन बनता बिगड़ता है। तो अगर मन बनता बिगड़ता तो नज़र तो रखनी पड़ेगी। सो वो लग रहा था कि 30,500, 30,600 की रेंज में डाउ एक बार रुकेगा, वहाँ पर अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा। और फॉर्चुनेटली वो हो भी गया, डबल बॉटम बना दिया। शुक्रवार के दिन भी 30,550 का बॉटम था और कल भी 30,550 का। और इसलिए कल जब हम बात कर भी रहे थे दोपहर में भी 2:30 बजे की, अब देखना ये कि हमें देखकर डाउ सुधर जाता है या डाउ को देखकर हमें कल सुबह बिगड़ना है। तो फिर खुला वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर, वहां से रिकवर हो गया। तो हमारे बाजारों ने कल अमेरिकी बाजारों को डायरेक्शन देने की कोशिश की। सो आई थिंक पूरी तरह से इवेंट में जाने के पहले जो अमेरिका के बाजार हल्के हैं और उस हल्के बाजारों में जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है दीप कि अमेरिकी बाजारों ने बड़ी इवेंट के पहले कमजोर होने के बावजूद जो बड़ा सपोर्ट लेवल है उसे तोड़ा नहीं है। अब चूंकि मजबूती के साथ बंद हुए हैं और आज का सेशन और है, वो अमेरिका में देखना है। दोनों तरह की चीज़ें हैं। अगर आप मजबूती के साथ जाते हैं तो फिर वो डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फेड की मीटिंग के फैसले के बाद कमज़ोर हो जाए, और कमज़ोरी के साथ जाते तो ये डर रहता है कि कहीं आप अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ न दे। तो ये वाली रिस्क कम हो गई जब आप 31,100 के आसपास आ गए, ठीक है, तो आपको फ्लोर तो बन गया। तो एक अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये कि अमेरिकी बाजारों में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आज रात अमेरिका में सुस्ती भरा सेशन रहे, थोड़ा कमजोरी का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कल की जो आज से जो
मीटिंग शुरू हुई, कल फैसला आएगा, हम परसों सुबह रिएक्शन देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा आज हल्का भी रहे तो बेहतर है। आज एकदम से चढ़ के ना आए अमेरिकी बाजार तो बढ़िया है। हाँ, फिर पोजीशन हल्की रहेगी। राइट। भले आप है ना 30 700 के आसपास 900 के आसपास बंद हो जाए, 30 500 आपका सपोर्ट है तो आप वो तोड़ेंगे भी नहीं सपोर्ट के नजदीक, और हल्के भी बंद हुए क्योंकि अभी तक का जो पिछले 2-3 बार का एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं है। Yes, sir. जब भी मजबूती के साथ इवेंट के पहले गए ठुकाई हुई है, और उसके बाद वो अलग बात है कि हमारे बाजार उसमें मौका देखते हैं। एक चीज दीप जो है ना, मैं कहना चाहता हूँ अमेरिकी बाजारों को देखकर जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि भारतीय बाजारों ने पूरा मन बना लिया। जिस दिन अमेरिका की वजह से मूड खराब होगा वहां लोअर लेवल से रिकवरी आएगी। ये आपके लिए एक हाई रिस्क कॉन्ट्रा ट्रेड बहुत ही रिवॉर्डिंग हो रहा है। Yes. अगर आपने वो रिस्क लेने की ताकत आ गई, वो माइंडसेट बना ली और आपने वो ट्रेड ले लिया, तो भरपूर पैसा दिन में बन रहा है। कल तो हुआ, और ये कल भी हुआ और पहले भी 3 बार हो चुका है। Right. सो अब की बार हम इसको और ज्यादा ध्यान से रखेंगे कि क्या चौथी बार भी ऐसा ही करेगा, Right. और करने की पूरी संभावना है। सो आई थिंक वो एक अच्छा अमेरिकी बाजारों से सब संकेत ठीक है एक्सेप्ट एक 3.5% के आसपास के बॉन्ड डील। इसका मतलब ये कि ब्याज दरें बढ़ेगी, जमकर बढ़ेंगी। 1% तो गिवन है। और मेरे ख्याल से लाइफ में अमेरिकी बाजारों के इतिहास में ऐसा पहले शायद कभी हुआ नहीं कि लगातार 3 बार 1% बढ़े, जहां तक मुझे याद है। एक बार इस पर भी हम रिसर्च करके देखेंगे, बग्गा साहब से भी पूछेंगे। लेकिन लगातार 3 बार 1% बढ़ना बड़ी बात है अमेरिका में। और अगर 1% कर दिया तो कोहराम ही कर देंगे फिर तो। 18% है वैसे। हाँ, धीरे धीरे कट रहे हैं। 32-33% जो थे उससे 18% रह गए। 18% लोग ये मान रहे हैं अमेरिका में आज के ब्याज दरें 1% बढ़ सकती है, और बाकी 82% का मानना है कि 1% बढ़ेगी। यही आंकड़ा जब जिस दिन महंगाई का आंकड़ा आया था उस दिन 38% तक पहुंच गया। 32 हो गया था, अब 1% के लिए 68 बोल रहे थे। हाँ, 32 और 68 था बराबर। तो 32% लोग तब ये मानते थे कि हम ऐसा करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल। तो चलिए, आज हो रही है बैठक शुरू, कल शाम को रिएक्शन आएगा हमारे बाजार, परसों सुबह इस पर करेंगे रिएक्ट। तो अभी भी 2 पूरे ट्रेडिंग सेशन है फेड पॉलिसी से पहले जो हमारे बाजार रिएक्ट करने वाले हैं। बट ये जो आपने अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि अमेरिका के खराब दिन हमारे बाजार मौका ढूंढ रहे हैं, कल एग्जैक्टली ये देखा, बाकी सारे मेजर ग्लोबल मार्केट देखे, एक भी ठीक नहीं था। एक भी ठीक नहीं था, और बड़ी गिरावट थी, एक भी नहीं कि कम गिरावट थी, एक 1.5% फिसले थे। उसके सामने हमने ये शानदार आउट परफॉर्मेंस कैसे दिखाई सर? दीप, एक्चुअली मैं बताऊं, कल ऑनेस्टली कल मैं इस बात को कह भी रहा था, कल का मार्केट समझ नहीं आ रहा था कि ग्लोबल देखकर मंदी करें या अपना देखकर तेजी करें। और ये कश्मकश कभी कभी कुछ दिनों में ऐसी होती है। और फ्रेंकली कल ऐसा नहीं लग रहा था बंद होते वक्त 150 पॉइंट सीधा ही ऊपर खुल जाएंगे आप। करेक्ट। तो ऐसा लग रहा था कि डाउ को देखकर ये कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो हमारा कॉल भी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको डिसाइड ये करना होता है कि आप ओवरनाइट रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। कॉल इस बात पर नहीं कि बाजार ऊपर या नीचे कितना जाएगा, कॉल इस बात पर होता है कि आपको रिस्क कितनी लेनी है। सो मतलब हमेशा ये एक शब्द है R2R। R2R, हाँ, इसको लोग 2 तरीके से बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप किसको पहले रखते हो? करेक्ट, राइट, है ना, दोनों में R2R ही आएगा। रिवॉर्ड टू रिस्क, अगर आपके लिए रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है तो पहले रिवॉर्ड आएगा, रिस्क इंपॉर्टेंट है तो पहले रिस्क आएगा। सो ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये खुद को ही समझना पड़ेगा कि मुझे ओवरनाइट रिस्क होता क्या है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे कल प्रॉफिट बुक कर लिया और आज 150 पॉइंट ऊपर खुलता तो बड़ी तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए, या आपको लगता है कि मैं फालतू में निकल गया। लेकिन आपको कॉल ये लेना होता है कि अगर ट्रेड मेरे विपरीत गया, 150 ऊपर खुलने के बजाय 150 नीचे खुला, तो उस सिचुएशन में मुझे ओवरनाइट पोजीशन कितनी रखनी है और उसकी रिस्क को मैनेज करना है तो कितना करना है। अगर इस 2 सवाल का जवाब आपने लिया कि भाई नेगेटिव साइड पे होगा तो कितना काम हो गया आपका। सो आपको हमेशा, अगर जिस आदमी ने बजाय मार्केट, नो डाउट जब आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट डायरेक्शन पे आपको एक न एक कॉल लेना ही होता है, मन बनाना ही होता है, व्यू बनाना होता है, उसके बगैर तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। लेकिन व्यू के साथ साथ अगर आपने उस चीज़ को, ट्रेड को डिसिप्लिन में ले आए कि मेरे अगेंस्ट में जाने पर मैं बचा रहूँगा। क्योंकि क्या होता है, अब देखिए 2 दिन मार्केट गिरा था, उसमें भी बहुत सारे लोगों को ट्विटर पर आप देखोगे, हाय तौबा, अरे ये सब गलत हो गया, सबका प्रेडिक्शन गलत, ये हो। अरे 1-2 दिन ऐसे हमेशा जाएंगे, महीने में 2 या 3 बार ऐसे मौके आएंगे जब अचानक से कुछ बदलेगा जो किसी को नहीं पता। करेक्ट। लेकिन अगर वो 2 दिन हम नहीं संभाल पाए तो बाकी 28 दिन क्या करेंगे। सो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट जो आजकल, स्पेशली जो पिछले 1.5 साल में जिन लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की है,
ओवरनाइट पोजीशन जो लेकर जा रहे हैं और जो ट्रेडर हैं उनको रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। और रिस्क मैनेजमेंट सीखने का एक ही फॉर्मूला है, और वो ये कि अगर मेरी सोच के विपरीत मार्केट खुलता है तो मुझे क्या करना है, तो मेरी पोजीशन कितनी होनी चाहिए। एक तो ये कि आपने समझो 500 निफ्टी लिया है और आपको लगता है 150 नीचे को, अरे मेरे से संभलेगा नहीं, तो फिर 50 लेके जाएंगे आप। एग्जैक्टली है ना। बस यही आपका मैनेजमेंट है जो आपके काम आएगा, और कुछ काम नहीं आने वाला है। और बाद में आपको लगता है फिर इंट्राडे में कीजिए, इंट्राडे में रोज मौका दे रहा है, कल दिया, कल आपको दोनों देखे दीप निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से घूमे, और शुरुआत के 10 मिनट में आपको मौका दे दिया। अगर लिया होता तो आप देखो नीचे से क्या प्रॉफिट हो, 17,425 का लो और 17,500 का 40,500 का लो आपका, एकदम परफेक्ट बाय जोन था जहाँ पर। सो ऐसा नहीं कि मार्केट आपको मौका नहीं दे रहा है, उस समय लेना है आपको। और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ दीप, कई सारे लोग ओवरनाइट रिस्क रखते हैं। ओवरनाइट रिस्क रखने को आप तैयार हैं, लेकिन इंट्राडे में जब आपको जोर से मौका मिल रहा है उस समय नहीं लेना। उस समय ना दिमाग काम नहीं करता, जोर से गिरा, अरे और गिर जाएगा, टूट गया, ये उस समय लिया नहीं जाता। और जो चीज़ सामने स्क्रीन पे दिख रही है उसमें एक्शन में डर लग रहा है, और जो ओवरनाइट कल सुबह क्या होगा उस पर रिस्क ले लेते हैं। तो आपको ये भी सोचना है कि मुझे रिस्क लेनी कहाँ है। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आप बनाएंगे ना तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। राइट, ये कोशिश करिए और ये बहुत काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कल तो बड़ा मौका भी मिला। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और थी सर, और कल के एक्शन के कितना रिलेटेड है ये जरा समझाइए, क्योंकि कल सुबह इसी समय हम बात कर रहे थे, फ्राइडे को हमने $1 बिलियन की डायरेक्शनल स्टॉक्स में सेलिंग देखी थी एफआईएस की तरफ से। बड़ा आंकड़ा आया था, लंबे समय बाद इतना बड़ा आंकड़ा आया था। कल इन्होंने खरीदारी कर ली, ये क्या हुआ एक दिन में? कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो मान लेना चाहिए नहीं समझ में। कल के नंबर देखकर, ग्लोबल मार्केट को देखकर कैसे कोई तेजी कर सकता है, करेक्ट। और कल के डेटा देखिए, सारा का सारा जो सेलिंग हुआ है वो रिटेल का हुआ है। हाँ, कंप्लीट सेलिंग, क्योंकि कैश मार्केट में एफआई ने 3 दिनों के बाद खरीदारी की है जी। कितनी? 312 करोड़ की। 1173 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद डाले। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स तो कल के डेटा में भी थे, कल भी थे कि उन्होंने 837 करोड़ के खरीदे थे। तो इंडेक्स को लेकर इसका मतलब ये कि एफआई बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली नहीं की, 42 करोड़ की खरीदारी है। सो डेटा एफआई, अच्छा दोनों में ओपन इंटरेस्ट घटा है स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में, यानी कि शॉर्ट काटे हैं, ठीक है। सो कल के सेशन में मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में जो कुछ भी पोजीशन फूटी है वो सारी ट्रेडर्स की तरफ से। जैसे आपने 17,500 यानी कि शुक्रवार के लोज के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, 17,500 से 17,425 की यात्रा में ज्यादातर तेजी करने वाले ट्रेडर्स साफ हो गए, पहली चीज। दूसरा, शॉर्ट भी बहुत कर डाले, ये तो गया अब, ठीक है ना। सेम बैंक निफ्टी ने फिर भी बचा लिया, क्योंकि 40,500 जो शुक्रवार का लो था बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं कल भी। सो अदरवाइज ये आपकी सप्लाई हो गई। और वहीं पर उसके बाद सेकंड हाफ में एफआईज ने अपनी शॉर्ट कवरिंग शुरू की, थोड़ी बहुत खरीदारी। अब हुआ क्या, आप देखिए दीप, कल सारे ट्रिगर्स में एक ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने नोट किया हो। और कल सुबह हमने एक चीज ट्रिगर बोला था कि एफएनओ डेटा पॉजिटिव है। यस, कल के मूड माहौल में कोई चीज को कोई पॉजिटिव कैसे कहेगा। और अब अपना एक ही फॉर्मूला था कि ओवरसोल्ड हो चुका है, 0.76 का पुट कॉल रेशियो, 0.79 का पुट कॉल रेशियो। और मेरा कहना ये था कि आज जब नीचे गैप से खुलेंगे तो गैप से खुलते आपका पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो जाएगा, वहां से रिकवर जाए। तो डेटा कब किस वक्त कौन सा काम आ जाता है वो देखने वाले। तो कल पुट कॉल रेशियो में ओवरसोल्ड मार्केट ऑलरेडी होने के नजदीक था, फिर आप नीचे खुले, कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन खत्म हुई, बिल्कुल कमजोर ट्रेडर्स ने और शॉर्ट किया, और एक परफेक्ट रेसिपी आपकी बन गई कि चलो तेजी करो। और उसमें एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर जैसे ही हटा, ऐसा नहीं कि एफआईएस ने कोई बड़ा खरीदा है, कोई दम लगा के नहीं कि 300 करोड़ की खरीदारी कैश में कोई बड़ी नहीं है, लेकिन हुआ ये कि प्रेशर हटने से बाजार ऊपर आ गया। करेक्ट, उनका सप्लाई चला गया। वैसा है। तो सप्लाई नहीं होने में आप सोचो वापस लेने आ जाए तो 18,000 हो जाए। एग्जैक्टली, नहीं बेच रहे उसमें ही काफी है। सो इंडिया के लिए तो क्या है, अभी ऐसा हो गया हाल हमारा, यूएस ना गिरे तो हम तेजी कर लेंगे, एफआईएस ना बेचे तो हम तेजी कर लेंगे, हमको तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए। खराब मत, ग्रीन में मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एफआईएस नहीं बेचे बहुत तो भी चलेगा, खरीदे तो बहुत बढ़िया। सो मार्केट हमारी जो पोजिशनिंग है वो कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रांग हो रही है। और अपने एक ही फॉर्मूला रखना है, गर्मी में एकदम जब भी जोर से ऊपर आए ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थैंक यू दे दो, और जब पैनिक वाली सिचुएशन जब भी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आपको दिखेगी वो शॉर्ट लिव्ड है, ले लो। सिंपल चीज़ है।
बिल्कुल, और वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट रही, काम कर रही है अभी तक तो। कल तो बढ़िया एग्जाम्पल भी इसका हमने देख लिया, निचले स्तर पर जो आए। आज क्या होगा, अब आइए ये जानते हैं। अच्छे गैप अप के असर दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी, बताएं सर। आज 3 पॉजिटिव और 3 न्यूट्रल है आज के संकेत, एक भी नेगेटिव है नहीं। पॉजिटिव है ग्लोबल मार्केट्स और उसके बाद तीनों ही संकेत न्यूट्रल है, एफआईज, डीआईज और एफएनओ पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गए। अब वो उतने ओवरसोल्ड रहे नहीं, सेंटिमेंट लेकिन उसके सामने पॉजिटिव हुआ है, ट्रेंड तो पॉजिटिव हम लगातार ले के चल ही रहे हैं। 17,525, 17,625 तुरंत प्रभाव से आज के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। 100 पॉइंट की रेंज है, आज थोड़े से आपको रेंज बड़े मिलेंगे क्योंकि 2 दिनों के मूव के बाद रेंज बड़ी निकल कर आ जाएगी। 525, 625 और इसके नीचे 17,425 से 17,500 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ऊपर में 765 से 825, 17,765, 17,825 ये रेंज यहाँ खुलेंगे। खुलने के बाद टाइम पास करेंगे, वेट एंड वॉच, इस रेंज में थोड़ा वक्त बिताएंगे। पार करके टिके तो दीप 17,890 से 17,935 वो रेंज है, जहाँ पर आए तो फिर प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार इंतजार कीजिए वापस से नीचे आने का। बैंक निफ्टी 40,900 पर आप बंद हुए हैं और तुरंत प्रभाव से सपोर्ट बहुत ही नजदीक है। 40,775 से 40,875, 100 पॉइंट की रेंज करेगी सपोर्ट का काम। 40,500, 40,75 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। फ्रेश कमजोरी तभी होगी जब आप 40,500 के नीचे बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना शुरू करें और 17,400 के नीचे, जो आज गैप से खुलने के बाद तो होना मुश्किल ही दिखता है। ऊपर 41,200 से 41,400 की रेंज में जाने की कोशिश आज एक बार बैंक निफ्टी करेगा। वहां पर देखते हैं किस तरह का रुकावट ठहरावट होती है या और पार करने की कोशिश होती है। बेसिकली 41,150 से 41,400 की रेंज जहां पर टाइम पास होता हुआ दिखेगा। पार करके निकले तो 41,625 से 41,825 ये आपके लिए वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 41,625 की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, 41,840 का लाइफ टाइम हाई है। बस उस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करना है करेक्शन का। बहुत क्रिस्टल क्लियर आराम से लेवल, आज लेवल बड़ी शांति से आराम से निकले, नीचे के भी बराबर दिख रहे हैं। क्या होता है नीचे से जब आप रिकवर हो जाते हो तो नीचे भी विजिबिलिटी ठीक है, फिर आप गैप से खुल रहे हो तो और ज्यादा साफ दिखता है। ऊपर के तो अपने को पता ही है लाइफ हाई करके आए, तो दोनों तरफ के लेवल्स भी बहुत बढ़िया और बाय और सेल की स्ट्रेटजी भी एक एक हो, कोई एग्रेसिव नहीं, कोई आलतू फालतू, प्रॉपर रेंज के साथ डेटा सपोर्ट है 100%। बताएं सर फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, हाँ ये तो बाकी है ना। 17,622 ये अपने बंद हुए हैं, ठीक है ना। तो वहीं पर पहला सपोर्ट है 17,625 पर कल की क्लोजिंग का। 17,575, 525 दो छोटे लेवल हैं। 500, 475 और 425 तक के लेवल, 6 लेवल से काम चल जाएगा आपके सपोर्ट के तौर पर। ऊपर 17,690, 17,765 दो छोटे लेवल है। 800, 825 मीडियम, 17,890, 17,925। थैंक यू, 6 लेवल ये भी है। लेवल भी आज कम कर दिए क्लियर है। हाँ। बैंक निफ्टी 40,900 पे आप बंद हुए हैं। 40,875, 40,775 दो छोटे लेवल। 40,700 और 40,575 मीडियम लेवल, 40,500 फाइनल लेवल। इसके नीचे का आज नहीं दिखता है, 2 दिनों का लो तो नहीं तोड़ेंगे इस माहौल में, इतने तो खराब भी नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो है ही। इतना तो ऊपर 41,000 कोई बड़े लेवल के तौर पे आ नहीं रहा, उसके ऊपर ही खुलेंगे तो 41,150, 41,200 और 41,275 ये 3 छोटे लेवल हैं। 41,400 और 41,500 मीडियम लेवल है। 41,625, 41,825 फाइनल लेवल बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। बहुत क्रिस्टल के लिए आराम से लेवल निकले, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज कम मेहनत करनी पड़ी तो भी, ज़्यादा करनी होती तो उस दिन मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, आज नहीं करनी पड़ी तो वो भी बोल रहा हूँ। अब कह रहे हैं ना लेवल्स की क्लैरिटी आराम से मिले हैं मतलब। हाँ, नहीं तो कभी कभी तो भाई साहब पूछिए मत, इतना काम करवाते ना क्यों। लेकिन कल बहुत शांति से आराम से हो गया। चलिए बढ़िया है सर। बाकी डिटेल समझा दिया। एफएस की पोजीशन थोड़ी बड़ी और वे ये जब काम कम करता था इसका मतलब ये कि उसमें लेवल और डायरेक्शन में क्लैरिटी ज़्यादा रहती है। राइट, इसमें क्लैरिटी एकदम है प्रॉपर कि ये लेवल है, ये डायरेक्शन है। नहीं तो क्या होता है जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना डेटा और मार्केट का मूवमेंट, टाइम भी ज़्यादा लगता है। वो वैसे ही हाल है। वो आपने देखा ना प्याज के दाम साल में एक आध बार ऐसे होंगे 1.5-2 रुपए किलो हो जाते हैं और एक बार 100-150 रुपए किलो होते हैं। जिस समय 150 रुपए किलो प्याज के दाम होंगे 100 रुपए किलो, सबसे खराब क्वालिटी के प्याज तभी मिलते हैं। पैसे भी ज़्यादा और वैसे हाल है। जिस दिन ₹1-2 किलो मिलेंगे उस दिन सबसे बढ़िया क्वालिटी के प्याज ऐसे फिगे। बेस्ट अपने भी ऐसे ही सिस्टम है। जिस दिन मतलब लेवल मुश्किल से मिलते हैं उस दिन ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, ऊपर से मुश्किल से। और जिस दिन
आराम से मिलते हैं, उस दिन लेवल भी बढ़िया लेवल भी मिलते हैं। बढ़िया मिलते हैं। वैसा हाल है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम जुड़ा कि नहीं जुड़ा, मैंने तो जोड़ दिया दोनों बातों को। नहीं है, नहीं जुड़ा तो कोई correlation बात है, नहीं, नहीं, मैंने दिख जोड़ रहा है, दिया। दिख रहा है उसमें correlation। बढ़िया सर। तो आइए अब बाकी लेवल। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईज के 28 से 32% आई। एफआईज बेचने 2 दिनों से लगातार से इंडेक्स में खरीद लॉन्ग बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। या यूं कहीं शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, इसलिए लॉन्ग पोजीशन बढ़िया है। पुट को रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है, लेकिन कोई खास चिंता की बात नहीं, दोनों पर ही बढ़कर आया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। विक्स 1% बढ़कर 20 के आसपास। अब आइए स्टॉक मौजूदा पोजीशन। इंट्राडे। कल का लो 17,425 से उसके ठीक नीचे 17,400 आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लोजिंग 2 दिनों में अपने कल और परसों शुक्रवार को 17,500 के नीचे नहीं दिए, तो हम 17,500 का रख सकते हैं। जिसको डीप स्टॉप लॉस रखना हो क्लोजिंग बेसिस पे, वो 17,400 भी रख सकता है। मेरे ख्याल से 17,500 काफ़ी होगा, सफिशियंट होगा। बैंक निफ्टी 40,500 2 दिनों का लो है, वही आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा। 25-50 पॉइंट आप अपना दिमाग लगा लें, अगर जरूरत पड़े तो, वैसे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर भी। और क्लोजिंग स्टॉप लॉस 40,750 का है, शुक्रवार के लोस के नीचे। अगर आपको लंबा रखना है स्टॉप लॉस तो आप 40,500 भी रख सकते हैं, मेरे ख्याल से 40,750 काफ़ी है। आइए शॉर्ट साइड पर। बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर 41,200 2 दिनों से आपसे पार नहीं हुआ, आज पार होगा तब आपको स्टॉप लॉस काट लेना। उप्स, निफ्टी का नहीं बताया। 17,875 दूर है दीप, दूर है। ढंग का स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा निफ्टी में, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। 17,875 ही आ रहा है। छोटा आपको कहीं लगाना तो आप अपनी रिस्क से लगा लीजिए। Right. ढंग का स्टॉप लॉस 875 ही निकल कर आ रहा है, क्लियर कट है। ठीक है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। बैंक निफ्टी इंट्राडे 41,200 जो 2 दिनों का हाई है, क्लोजिंग 41,400 का ले लीजिए स्टॉप लॉस। ओह सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि 41,625 की हाईएस्ट क्लोजिंग हुई। हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक की 41,400 की है, 41,405 की है। सो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है बैंक निफ्टी पर। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए तो आप 41,400 का भी लगा सकते हैं, 200 का भी लगा सकते हैं। अदरवाइज 41,400 परफेक्ट है जो दिया है, 41,200 41,400 परफेक्ट। अंडरस्टूड। नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे आपके लिए 17,690, 765, 800, 825। तो कहीं ना कहीं 765 से 825 की रेंज में खुलकर यहाँ पर टाइम पास करेंगे। इसके पार निकले तो 17,890 और 17,935 दो बड़े लेवल ऊपर की तरफ के बंद कराएंगे। जो लोग बेचना चाहते हैं, शौक फरमाए बेचने का, ज़रूर 17,825 से मूड बनाए। मल्टीपल लॉट्स बेच सकते हैं तो 825 पे है, फिर आपका ऊपर में और बेचिए, 890 में भी बेचिए, 925 तक भी बेचिए। 18,000 का स्टॉप लॉस होगा, 3 टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। 18,000 का स्टॉप लॉस होगा, 17,800, 17,775 और 703 छोटे लेवल, 17,675, 625 और 575 3 बड़े लेवल। ये आपके लिए बेचने की राय है। 17,875 सबसे एक ही जगह बेचना है तो वो सबसे बढ़िया जगह है, और 3 जगह बेचना है तो 825, 875, 925 इस तरह से टुकड़ों में बेच दीजिए। ठीक है सर। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदना है 40,750 के स्टॉप लॉस के साथ। 41,150 200, 275 3 छोटे लेवल हैं, 400 500 मीडियम लेवल है, 41,625, 41,825 फाइनल और बड़े लेवल के लिए। जो आपको बैंक निफ्टी बेचना है ज़रूर बेचिए। 41,400 से मूड बनाइए बेचने का, और 41,625 तक बेच सकते हैं। यहाँ 2 टुकड़ों में बेच सकते हैं, 400 और 625 में। 3 करना तो 500 और घुसा दो। हालांकि 41,500 कोई खास ऐसा अहम लेवल वायदा कारोबार के अलावा नहीं है, तो 41,400 से 41,625 इस रेंज में बेचेगा। लाइफ हाई है 41,840 का, इसके ठीक ऊपर 41,850 का स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि दूर का स्टॉप लॉस है, वही लगाना है। लगा पाएँ तो ठीक, नहीं तो मत बेचिए। ओके, हाँ, आप लगा पाएँ तो ठीक है, नहीं तो मत बेचिए। ठीक है। टारगेट 41,275, 41,200 और 41,150 3 छोटे टारगेट हैं। 41, 40,900 और 40,775 3 मीडियम टारगेट। बस डन डन। और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये सब नहीं, कुछ नहीं, सब हाँ, मतलब अग्रेसिव बेचने का, हाँ बेचने के हाँ सेम, खाली एक स्टॉप लॉस ताकि आप मेंटेन रखें। ठीक है। बैन लिस्ट देख लिए सर, बढ़ रही है। 6 स्टॉक हो लंबे गए। समय बाद 6 स्टॉक्स हैं बैन में। एस्कॉर्ट्स और डेल्टा की कल एंट्री हो गई है। इंडिया सीमेंट, पीवीआर, आरबीएल और इंडिया बुल्स हाउसिंग तो ऑलरेडी आशीष की वजह से हो रहा है ये सब। काम मिल रहा है करने को। बढ़िया है। तो 6 स्टॉक हो गए बैन में। अब लग रहा है थोड़ा तेजी के मार्केट में है। अब थोड़ा हाँ, बिल्कुल स्टॉक्स में एक्शन आने लगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये बैन लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। 6 स्टॉक्स हैं आज बैन में। वायदा कारोबार का डेटा सर।
पहली चीज़ तो 17,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और जब तक अब 17,500 के नीचे आप बंद नहीं होते तब तक कोई टेंशन वाली बात रही नहीं आपकी। ये तो हो गया ठीक है ना। अब आइए ऊपर की तरफ, 17,800 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, जहाँ 53 लाख शेयर है। गैप से खुलने के बाद आपके लिए 17,700 17,800 इस रेंज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। 17,800 के ऊपर निकल के टिके बेसिकली 825 के ऊपर, तो फ्रेश खरीदारी, फ्रेश तेजी होगी। बैंक निफ्टी 41,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 41,000 के ऊपर ही खुलेंगे। ऊपर में 41,500 के आसपास हल्की रुकावट है, बाकी लेवल सब दे चुका हूँ। कल सोमवार था, लेकिन मार्केट का मूड ऐसा था कि ज़्यादा पोजीशन बनी नहीं तो सोमवार को जनरली पोजीशन अच्छी बन जाती है। डेटा थोड़े कम ही है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी। अच्छे फिर बाजार, ठीक है। चलिए, तो आज का एक्शन कैसे होगा? एसजीएक्स निफ्टी सुबह से आपको करीब अब 150 पॉइंट्स की मूव दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर होगा कल की तरह ही। आइए आज के जो खबरों वाले शेयर्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। अरमान, नुपुर, आशीष तीनों हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले कुछ स्टॉक्स की एक्स डेट्स हैं, जिसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइनल डिविडेंड 3 का, हिंदुस्तान कॉपर फाइनल डिविडेंड 1.2 का, इंडिया सीमेंट डिविडेंड 1 का और जिंदाल स्टील एंड पावर का डिविडेंड का 2 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और बटरफ्लाई गांधीमती पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओएफएस के जरिए जो प्रमोटर हैं वो सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स हैं, वो 6% जो है अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। और ओएफएस के जरिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 10.7 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे जाएंगे। उसी के साथ साथ जो फ्लोर प्राइस है वो 1370 रखा गया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो वहां से 8.7% डिस्काउंट पर है। कैनफिन होम्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके जो एमडी और सीईओ हैं उन्होंने निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल, इनके महानदी कोल फील्ड्स में लगभग 256 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये जो ऑर्डर मिला है ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और इस ऑर्डर को इनको जो पूरा करना है, अगर आप वो देखेंगे तो वो समय जो सीमा है वहां पर 15 महीने हैं। और अंत में हेटसन एग्रो प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान रखिएगा कि 400 करोड़ तक के जो राइट इशू हैं उनको मंजूरी मिल चुकी है, और इसी के साथ साथ उन शर्तों को और नियमों के लिए उन्होंने एक कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की जो है वो गठन भी किया है उसके लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें आप लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पेटी इंजीनियरिंग, जहां पे प्रमोटर की तरफ से ओपन ऑफर आते दिखाए। 23 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा, जहां प्रमोटर 20% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। और जो प्राइस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ऑफर का प्राइस है वो 90 रुपये के आसपास से करीबन 70% डिस्काउंट पर है, जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर। नेटको फार्मा, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट से CTPR लॉन्च करने को अब कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखिए। ONGC, जहाँ पे कंपनी ने एक MOU साइन किया है, जहाँ वो नए मौके ढूंढ रहे बिजनेस को लेकर, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी वहाँ भी। बॉम्बे डाइंग, जहाँ पे राइट्स इशू के जरिए कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है 22 सितंबर को, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे आज नजर रहेगी, क्योंकि जो प्रमोटर है उन्होंने 20 लाख शेयर्स का अधिग्रहण किया है। ओपन मार्केट के थ्रू 16 सितंबर को अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया था, तो यहाँ पे भी नजर रहने वाली। बल्क डील्स एट किम्स वापस से फोकस में, क्योंकि जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने कुछ हिस्सेदारी बेची है, और जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है उन्होंने ये शेयर्स खरीदे करीबन 1250 के भाव पे। वी मार्ट, वहाँ पे प्लेटस वेल्थ मैनेजमेंट ने अपनी जो हिस्सेदारी है कुछ शेयर्स 3 लाख शेयर्स 2915 के भाव पे बेचे, और जो अमासा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने ये शेयर्स खरीदते हुए नजर आए। एडवांस एंजाइम भी आज फोकस में, क्योंकि जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने करीबन 2.3% से अपनी हिस्सेदारी कम की है 270 के भाव पे, और नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फंड एक्शन हो रहा है। वी मार्ट, एडवांस एंजाइम्स और किम्स, तीनों पर बड़े बड़े फंड्स की तरफ से यहाँ पर आपने एक्शन देखा है। आइए आज ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इस पर भी डालते हैं नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो जो सबसे ज्यादा चर्चित सेक्टर है इस समय सीमेंट, इस पर कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए? जो लगातार 3 दिनों से रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर देखिए, आज भी मैक्वायरी की तरफ से ढेर सारे सीमेंट स्टॉक के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं। अंबुजा सीमेंट के साथ ही शुरुआत कर लेता हूँ। मैक्वायरी ने जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया, पहले न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य भी इन्होंने एडजस्ट ही किया है, 374 से बढ़ाकर 580 कर दिया है।
565 तो स्टॉक ऑलरेडी आ ही चुका है और यहाँ पर देखिए जो फंड इन्फ्यूजन है उसके मान रहे कि बड़ी री रेटिंग हो सकती है। इन्होंने कि एबिटा के एस्टिमेट्स में भी देखिए तो 5 से लेकर 6% की बढ़ोतरी की है और सिमिलर तर्क है एसीसी पर। यहाँ पर भी देखिए न्यूट्रल से रेटिंग को बढ़ाकर आउट परफॉर्म कर दिया, अपग्रेड किया है और लक्ष्य 2286 से बढ़ाकर 2985 कर दिया है। 2641 की जो है क्लोजिंग है। श्री सीमेंट यहाँ पर मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 21,353 रुपए के लक्ष्य के लिए 23,401 की क्लोजिंग है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 7,137 के लक्ष्य के लिए 6,460 की क्लोजिंग है। डालमिया भारत पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1911 रुपए के लक्ष्य के लिए 1667 की क्लोजिंग है। रैमको सीमेंट पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 765 की क्लोजिंग है, 810 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। तो ये कुछ सीमेंट स्टॉक्स हैं जो मैक्वायरी के रडार पर आए हैं। बिल्कुल, तो सीमेंट स्टॉक्स पर तो आपको एक लगातार दमदार रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज भी सीमेंट सेक्टर फोकस में रहेगा। और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए आशीष? पांचो एमएनएम यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1290 की क्लोजिंग है, 1411 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इन्फोसिस पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, 1390 पर स्टॉक लुढ़क कर आ गया। अब सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी के व्यू को रिआइटरेट किया गया, 1725 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हो। मान रहे कि मैनेजमेंट मीट हुई थी, इसके बाद से इनका भरोसा बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहा है क्योंकि मैनेजमेंट बता रहा है कि FY23 की जो रेवेन्यू गाइडेंस है और मार्जिन गाइडेंस है वो दोनों हासिल कर पाएंगे। आउटलुक इन्हें अच्छा लग रहा है जिसके चलते यहाँ पर नजर रखनी है। एमएनएम फाइनेंस यहाँ पर CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 223 की क्लोजिंग है, लक्ष्य 230 से बढ़ाकर 260 कर दिया है। नज़ारा टेक यहाँ पर देखिए जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 780 से बढ़ाकर 860, 750 की क्लोजिंग है। डिलीवरी यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 576 की क्लोजिंग है, 700 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि जो फेस्टिव सीजन है, त्योहारी सीजन है, इससे पहले वॉल्यूम्स में एक इजाफा देखने को मिल सकता है। एमडी और सीईओ के इस्तीफे के बाद जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली कैनफिन होम्स पर, हालांकि रेटिंग और व्यू में कोई भी बदलाव नहीं है, खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 590 की क्लोजिंग है, 730 का लक्ष्य दिया है। और अंत में एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2187 के लक्ष्य के लिए, हालांकि 2375 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर करेगा फोकस और आज पूरा एक्शन भी यहाँ देखने को मिलेगा। एक्शन के लिए तैयार हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स, आप भी तैयार हो जाइए। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुप्रभात। मुदित जी जुड़ चुके हैं, कुणाल जी जुड़ चुके हैं, अविनाश जी जुड़ चुके हैं और बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबका आज नमस्कार। बंसल जी शुरुआत करें, पिक ऑफ द डे क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, मेरा तो गुरु मंत्र एक ही है, जब भी थोड़ी अनसर्टिनिटी हो तो शिफ्ट कर जाओ। मेरे फेवरेट सेक्टर, फेवरेट स्टॉक, फेवरेट ब्रांड और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो मैकडॉवेल्स खरीदेंगे अनिल जी। 825 का स्टॉप लॉस है, 895 का टारगेट है और मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है मेरा पिक ऑफ द डे। ब्रांड्स भी फेवरेट है? हाँ बंसल जी, या आप ऐसे ही फ्लो में बोल गए? अनिल जी ब्रांड्स भी फेवरेट है अनिल, नहीं अनिल जी ब्रांड्स भी फेवरेट हैं और मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार वो हमारे सिदानी जी आते हैं हाँ। और वो रेडिको खितान के ब्रांड्स के साथ मुझे रिलेट कर जाते हैं। तो मेरी विनती है अपने सब दोस्तों से कि मुझे गिफ्ट दें तो रेडिको के प्रोडक्ट नहीं, मैकडॉवेल्स के प्रोडक्ट दें। अच्छा, वो थोड़े एलएस है? नहीं अनिल जी देखिए, HSLS की बात नहीं है अनिल जी। देखिए इसके ना इम्पोर्टेड है। और एक चीज अनिल जी आपको एक अपडेट और दूंगा हाँ। कि अमित शाह जी ने ना जितनी भी डिफेंस सप्लाई है वहां पर फॉरेन लिकर अनिल जी बंद कर दी है। अच्छा। और अब अनिल जी हमारी कंपनियां ऐसी अनिल जी मतलब कि वोडका से लेकर ऐसे प्रोडक्ट बनाए अनिल जी जो कि रशियन वोडका को बीट करती हैं और मतलब कि बेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिंगल मॉल्ट को बीट करती हुई है। हमारी इंडियन सिंगल मॉल्ट भी आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि एलएस है अनिल जी, बट सिदानी जी और बाकी पैनलिस्ट उन ब्रांड से रूबरू नहीं होंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब गिफ्ट लेना ही है तो इंटरनेशनल ले लें, डोमेस्टिक ब्रांड को मैं खुद ही ले लूंगा अनिल जी। बढ़िया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स कल के कमजोर बाजार में भी मजबूती के साथ 850 के आसपास हुआ था बंद। यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 825 का स्टॉप लॉस, 895 के टारगेट के लिए। ये अलग अलग तरह के मोल्ट वोल्ट तो कुणाल जी के पेय पदार्थ में होते नहीं है। हाँ, ये जरूर होती है कि नॉर्मल चाय और मसाला चाय और ग्रीन अलग अलग कलर की वो सारी होती है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं बंसल जी के साथ आप भी कोई आपके प्री पे पदार्थ वाला स्टॉक रिकमेंड करेंगे या कुछ और?
सबसे पहले अनिल जी सुप्रभात आपको भी और दीपांशु को भी। और अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी मॉल्ट का पता नहीं लेकिन सॉल्ट का पता है अनिल जी। हाँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अनिल जी कि थर्सडे को हमने मैकडॉवेल्स की बात की थी, अगर आपको याद हो, आपने खरीदारी की राय दी थी। करेक्ट। और मैंने बढ़ चढ़कर आपका समर्थन किया था, तो हम बंसल जी से आगे चल रहे हैं अनिल जी। हालांकि पदार्थ उनका है, हाँ। लेकिन हमारा ध्यान इस पर ज्यादा है अनिल जी। सही जवाब एकदम बिल्कुल, बंसल जी पर भी और बंसल जी के पदार्थों पर भी और उनके स्टॉक की रिकमेंडेशन पर भी हम उनसे आगे हैं। अब एक और एक दो हो गए तो और क्या चाहिए। बताएं सर, आज आपका इरादा क्या है? अनिल जी देखिए, कल एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट देखा गया है फोर्टिस हेल्थ केयर में। तो मेरी फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी की राय है, थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट और स्टॉप लॉस में दूंगा। तो आज अगर मान लीजिए, क्योंकि कल काफी बढ़ा था, तो आज अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो वहां खरीदें। जल्दबाजी में ना खरीदें, थोड़ा नीचे खरीदने का प्रयास करें। 311 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, 311 का स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 350 के लेवल पहले दिखाएगा और उसके बाद 365 370 के लेवल आएंगे। तो एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट फोर्टिस के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, खरीदारी की राय। अच्छा, जब आप कहते हैं कि जल्दबाजी में ना खरीदे, तो मतलब भाव से जल्दबाजी नहीं करना है कि 9:15 बजे नहीं खरीदना है? समय से जल्दबाजी नहीं करना है, दोनों में से कौन सी जल्दबाजी नहीं करनी है? अनिल जी भाव से यानी जी रेट के हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत उत्साहित होकर के जो भी दाम सामने नजर आए उस पर बटन नहीं दबानी है। आराम से इत्मीनान रखना है, दाम को सेटल होने देना है, फिर खरीदारी करनी है। ओके, ठीक बात है, शांति के साथ आराम से खरीदे। मोदी जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, पिक ऑफ द डे में हमने चुना है फेडरल बैंक। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और फेडरल बैंक के स्टॉक में कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, लेकिन हाई से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट अभी भी 22 स्टॉक में पॉजिटिव नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स पर एक अप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है इस काउंटर में। हमें लगता है आज के सेशन में तेजी बनेगी। 127 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 118 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त फेडरल बैंक पर आती हुई। सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मार्केट्स के अंदर आज एक अच्छी रिकवरी, अभी एसजीएक्स निफ्टी के संकेत से ये लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी, अच्छा बाउंस बैक मार्केट्स के अंदर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अगर आज अगर सस्टेन कर गया तो ये रैली कंटिन्यू रहेगी और फिर इस हफ्ते में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बाय साइड का पिक लेने में सही रहेगा। जो स्टॉक अभी मेरे को अच्छा लग रहा है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ABFRL। ABFRL के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया बाउंस, एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखे हैं वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। कोई भी अगर डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि 15 से 20 रुपए का मूव ऊपर की तरफ आदित्य बिरला फैशन रिटेल के अंदर देखने को मिल सकता है। 325 330 के आसपास ABFRL के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीब करीब 315 के आसपास बन रहा है और ऊपर के अंदर 345 रुपए से लेके 350 रुपए तक के टारगेट AB फैशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चले ABFRL, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। अविनाश सर भी हमारे साथ है। अविनाश सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मुझे एक कोल इंडिया पसंद है करंट लेवल्स पे। हमको लग रहा है कि अभी हाल ही में कोल इंडिया ने कमेंट्री दी है कि कोल के प्राइसेस करीबन 70-80% बढ़े हैं और वॉल्यूम ग्रोथ इस साल काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो मेरे ख्याल से 228-29 पे स्टॉक चल रहा है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा विकल्प है क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल नहीं है। मुझे लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में 280-290 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और अनिल जी एक दूसरी कंपनी जो हमने हाल ही में देखी थी जो अभी टर्न अराउंड स्टेज पे है, उसका नाम अतुल ऑटो है। ये छोटी कंपनी है, बेसिकली राजकोट से आती है और 3 व्हीलर्स बनाती है और इनका ब्रांड अतुल काफ़ी वेल नोन है पैन इंडिया में। इस कंपनी में इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि पिछले साल इन्होंने 15,000 व्हीकल्स बेचे थे। अभी अगस्त तक इन्होंने 9,000 गाड़ियाँ बेची थी, तो वर्चुअली 100% का ग्रोथ अभी वाई दिख रहा है। बट सबसे बड़ी बात, इन्होंने 1.5 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी खड़ी कर दी है, जिसका मतलब आने वाले 2 साल के लिए तो इनको कोई कैपेक्स की जरूरत लगेगी नहीं और करीबन 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन विकल्प है।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज जो हम एनालिस्ट देखते हैं वो अच्छी तरह से जब प्ले आउट होगा तब ये स्टॉक डबल भी हो सकता है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है अगले 6 से 8 महीने के लिए करीबन 240-250 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली नजर रखें। और अच्छा वैल्यू पिक है, अभी कोई देख नहीं रहा है, लिक्विडिटी थोड़ी कम है, लेकिन इसमें विजय केडिया जी ने भी काफी बड़ा स्टेक लिया है। ओके, तो इंटरेस्टिंग पिक अविनाश जी की तरफ से। अतुल ऑटो यहाँ पर करें खरीदारी, ऑफ कोर्स कोल इंडिया तो उन्हें पसंद आ रहा है। 290 के टारगेट्स के लिए 2 बेहतरीन कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। अविनाश जी, बटरफ्लाई गांधीमती सीजी कंज्यूमर दोनों पर फोकस है। ओएफएस आ रहा है बटरफ्लाई गांधीमती के लिए, लगभग 6% हिस्सेदारी बेची जाएगी, 8.5% के डिस्काउंट पर हो रहा है। राय सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए लंबी अवधि के लिए बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि ऐसा ब्रांड रातों रात कोई बना नहीं सकता, और इसका जो स्टिकीनेस है स्पेशली साउथ मार्केट में वो काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि क्रॉम्पटन के पेरेंटेज के अंडर ये कंपनी आती है, तो डेफिनेटली इसमें और ग्रोथ मोमेंटम आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओएफएस में आज अगर आपको कोई गिरावट या कोई कमजोरी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली आप उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए, लेकिन कम से कम साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखिए, इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बटरफ्लाई गांधीमती, इस पर रखना है फोकस। कैनफिन होम्स, कल हमने देखा था बड़ी तेज गिरावट आई थी बिफोर क्लोजिंग, और क्लोजिंग के बाद पता चला कि जो इनके एमडी एंड सीईओ साहब हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है निजी कारणों की तरफ से है, बट पहले कुछ यहाँ पर एक्शन ज़रूर होते हुए दिखा था। आज जेफरीज की तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन एक सेटबैक है, बट आगे उनका भरोसा है। एक बार पहले चार्ट्स पर राय लेते हैं और फिर अविनाश जी से भी इस पर रिव्यू लेंगे। मुदित जी, चार्ट जरा देखें। कैनफिन होम्स कल करीब 7% गिरकर बंद हुआ था, 600 के नीचे। चार्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है सर? देखिए यहाँ पर जो चार्ट बन रहे हैं 570 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और 570 जब तक होल्ड करता है तब तक हम बाय पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। देखिए इस तरह की न्यूज और भी कंपनीज में देखने को मिली थी। जब न्यूज आती है तब ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये सेटल डाउन होता है और फिर स्टॉक अपने ही मूव में नजर आता है। तो हमारा ऐसा मानना है 570 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक बिल्कुल देखने को मिलेगा, और बाउंस बैक में 620 से 630 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं 570 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो कैनफिन होम्स होल्ड ही करिए, थोड़ा निचले स्तरों पर सपोर्ट आना चाहिए। अविनाश जी, आप कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली जो मार्केट का रिएक्शन था वो रेजिग्नेशन को लेकर ही है, हालांकि खबर पोस्ट मार्केट ही आई, बट क्या व्यू बनता है सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ा सा एक नेगेटिव रुझान रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड न्यूज डेवलपमेंट थी। लेकिन अगर इस कंपनी की फंडामेंटल्स देखे, एसेट क्वालिटी देखे, लोन बुक ग्रोथ देखे और इनका जो बिजनेस मॉडल देखे, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि कोई भी कमजोरी अगर आज आपको मिलती है तो उसका फायदा इन्वेस्टर्स को जरूर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से काफी अच्छा विकल्प है, और अगर कोई भारी गिरावट आज भी देखने को मिलेगी तो इसमें जरूर एक निवेश का मौका बन सकता है। मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये उन प्लेयर्स में है जहां पे एसेट क्वालिटी और लोन बुक ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा जब तक नया एमडी नहीं आता है, लेकिन एक बार नया एमडी आता है तो उसके बाद थिंग्स शुड बी बैक टू नॉर्मल। चलिए, तो नए एमडी के आने का करेंगे इंतजार। थोड़ा नियर टर्म अनसर्टेनिटी रह सकती है मैनेजमेंट चेंज की वजह से, बट लॉन्ग टर्म का भरोसा अविनाश जी का भी है। इरकॉन इंटरनेशनल, कुणाल जी इसका चार्ट जरा देखें। लंबे समय से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। 250 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है महानदी कोल्ड फील्ड से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। 1.5 साल की टाइमलाइन भी होगी इसके लिए। कोई राय सर इरकॉन इंटरनेशनल के चार्ट पर, कुणाल जी? देखिए काफ़ी समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है दीपांशु, और एक हर्डल है स्टॉक के लिए 44 रुपीज़ के आसपास, जो कि मुझे लगता है कि पार करने में थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि नीचे के लेवल्स पर जो स्ट्रक्चर बना है वो काफ़ी इंकरेजिंग है, तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें। 44 के ऊपर ब्रेकआउट स्टॉक दे पाने में सफल होता है तो बिल्कुल खरीदारी करें, और अगर ऐसा होता है तो फिर 50 रुपये तक का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करने की राय है, 44 के ऊपर ही खरीदारी करें, ये राय। ओके, तो 44 के लेवल का इंतजार करें, उसके ऊपर ही करें खरीदारी, ये राय है। बंसल जी, नैटको फार्मा, इनके लिए इंटरेस्टिंग खबर है। सीटीपीआर लॉन्च करने की इन्हें मंजूरी मिल गई है। ये एक पेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाले इंसेक्टिसाइड है, और इसकी जो भारत में साइज है वो 2000 करोड़ की है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंपनी भी जल्दी ये प्रोडक्ट मार्केट में लाने की तैयारी में है। टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड कल एक अच्छा स्पाइक भी आया था। नैटको फार्मा पर राय बंसल जी? दीपांशु, कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर नेटको के अंदर देखने को मिला है। तो जिन्होंने लिया हुआ है 628 के स्टॉप लॉस के साथ
बने रहने की राय है। और दीपांशु यहाँ पर पहले टारगेट बैठते हैं 652 655 के। अगर 652 655 की हर्डल क्रॉस होती है, ऊपर में लेवल्स निकलते हैं, तब 689 90 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, 689 690 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करें और नई खरीदारी की राय 652 655 की हर्डल टूटने के बाद होगी। 652 655 के ऊपर निकलकर टिके बंद होता दिखे तो फ्रेश खरीदारी करें, अदरवाइज वहां पर थोड़ी रुकावट की जगह ऐसा मानना है बंसल जी का। काफी कुछ रुकावट के बाद पहुंच चुके हैं किरण जी हमारे साथ स्टूडियो में। आइए एक बार पहले किरण जी को चेक कर लें, देख लें। ठीक तो है। मतलब स्टूडियो मतलब आई मीन सॉरी उनके ऑफिस में। किरण जी गाड़ी में आए थे, चलकर आए थे या तैर कर आए थे? नहीं अच्छा हाँ, स्विमिंग या बोट कैसे पहुंचे ऑफिस? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीप। एक्सक्यूजेस तो नहीं दूंगा, पर लेट तो हो गया आज, और बहुत सालों के बाद लेट हो गया अनिल जी में। नहीं आज बारिश, ये तो मुझे पता है, आप तो जनरली लेट होते नहीं है। एक हमारे बंसल जी और एक किरण जी, दोनों हमेशा समय पर, एकदम समय से पहले। एक्चुअली अविनाश सर भी हमेशा समय से पहले होते हैं। बाकी सब लोग अपने आप समझ जाइए। अलेक्सा नाम लेके बोलने की जरूरत नहीं। कुणाल जी आपको नाम लेना पड़ेगा मुझे कि आप लेट होते हैं। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी देखिए, अनिल जी ये बड़ी जाती है आपकी। हाँ जी। अनिल जी देखिए मैं हमेशा समय से आता हूँ जी। बंसल जी देखिए काम से बचने के लिए समय से पहले आते हैं, लेकिन आप श्रेय हमेशा अनिल जी बंसल जी को देते हैं। देखो बंसल जी की लाइफ में प्रेफरेंस क्लियर है, काम करते हैं, उन्हें ये डिसाइड करना है काम घर पे करना है या मेरे साथ बैठ के करना है। उनकी प्रेफरेंस क्लियर है। आपकी प्रेफरेंस घर के काम की है, आप लेट आते हैं। उनकी प्रेफरेंस मेरे साथ काम की है, वो जल्दी आते हैं। गुड़ाल जी बंसल जी को हर तरह से मैं बचाऊंगा अगर आप उन पे जल्दी आने के बाद। अच्छा एनीवे, तो आज पुणे में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश काफी जबरदस्त है। बिल्कुल अनिल जी, बहुत रात से बारिश चालू है और काफी जोरदार बारिश है। चलिए बढ़िया, फिर भी आप जैसे जैसे पहुंचे बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी कैश मार्केट का स्टॉक है बोरो लिमिटेड, इधर बाइंग करने की सलाह है। 401 का क्लोज है, आपका स्टॉप लॉस 395 होना चाहिए और मेरे टारगेट्स 450 के हैं। 1 से 2 दिनों में ये हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली और एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये भी देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि 450 के पहले टारगेट्स रहेंगे जहां पे हम रिव्यू लेंगे। ओके, ये है बोरोसिल लिमिटेड, वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से राय आ रही है आपके लिए। अब वागले साहब की तरफ से भी आइए जान लेते हैं। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा बजाज फाइनेंस, इसको बाय करके चले। अभी कितना गैप अप खुलता है वो देखना होगा, लेकिन पैटर्न अभी मेकिंग में है। 7496 का बंद है, 7443 7443 का स्टॉप लॉस होगा। एक 85 रुपए की रिस्क होगी 1% के नीचे, और मुझे लगता है ये 7650 तक जाने के लिए तैयार है। 1 से 2 दिनों का टाइम है। तो बजाज फाइनेंस पर रखी नजर। कल भी अच्छे मोमेंटम में था, इनफैक्ट डेज हाई पर कल क्लोज हुआ। बाजार की रिकवरी में इसका भी एक अच्छा योगदान था और आज भी वागले साहब का भरोसा इस चार्ट पर है। बाय द वे नाटको फार्मा की बात चल रही थी चार्ट्स पर, एक बार फंडामेंटली भी राय लें। आप ट्रैक करते हैं इसको अविनाश जी, क्योंकि बड़ी खबर है और अगर 2000 करोड़ की मार्केट साइज है इस प्रोडक्ट की और वो ला रहे हैं मार्केट में, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है सर। नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि काफी समय के बाद बड़ा लॉन्च है, और अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटलॉ अर्निंग्स के ऊपर इसका काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। ज्यादातर यूएस मार्केट्स के ऊपर इनका ज्यादा डिपेंडेंस है, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल लाइनअप भी जब लॉन्च होगा तभी डेफिनेटली इनको एक्सक्लूसिविटी पीरियड भी मिलने का बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस पे डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट्स काफी उत्साहित है कि ये प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुली लॉन्च होता है तो डेफिनेटली FY23 का सेकंड हाफ और FY24 ये कंपनी के लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो ये है आपके लिए नाटको फार्मा, इस पर रखनी है नजर। किरण जी, ONGC इन्होंने शेवरॉन के साथ एक MOU करा है भारत में एक्सप्लोरेशन के मौके ढूंढने के लिए। कल खबर थी विंडफॉल गेन्स टैक्स थोड़े कम हुए हैं, कच्चा तेल एक रेंज में ही आजकल दिख रहा है। ONGC का चार्ट क्या कह रहा है सर 130 के लेवल पर?
दीप, बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल्स पे ओएनजीसी है 128, 129। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जो कि लगभग पिछले 1.5 महीने से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस लेनी है तो 126 के स्टॉप लॉस के साथ 128 तक बाय करने की सलाह है करंट लेवल से 2-2.5 रुपए नीचे करंट लेवल से। और इवेंचुअली मैं मानता हूं कि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो 135 और 138 ये टारगेट्स रहेंगे। 138 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी। पर नीचे में थोड़े से स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग से आपको थोड़ा सा बाइंग करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए, बट वैसे अहम सपोर्ट पर ही ओएनजीसी इस समय दिख रहा है। अविनाश जी, पिट्टी इंजीनियरिंग ये इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो अक्सर अगर आपने खबर देखी कि नहीं, कल शाम को उन्होंने बताया कि प्रमोटर्स की तरफ से ओपन ऑफर आ रहा है। 2 दिन बाद 23 तारीख को ये ओपन ऑफर लॉन्च होगा। 90 रुपए का फ्लोर प्राइस रखा गया है ओपन ऑफर के लिए, और करंट प्राइस तो 290 का है। ऑफकोर्स बैकग्राउंड देखें तो 2011 से ये मामला इनका चल रहा है, तब 40 रुपए का ओपन ऑफर प्राइस था, वहां से फिर मंजूरी प्रोसेस में अटक कर बढ़कर फ्लोर प्राइस अब 90 रुपए का आया है। बट क्या राय बनती है सर? और 20% के लिए ओपन ऑफर आ रहा है, पर कोई टेंडर तो करने नहीं वाला है। जरा समझाइए क्या चल रहा है सर इसमें। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, देखिए ये स्टॉक में इस ऑफर प्राइस पे मुझे नहीं लग रहा है कोई इन्वेस्टर अपना शेयर टेंडर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक फॉर्मेलिटी है जो रेगुलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अनाउंस कर दी है, लेकिन इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर आने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर सीरियसली प्रोमोटर्स एग्रेसिवली खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो एग्रेसिवली प्राइस को इंक्रीज करे, बट ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये न्यूज़ का ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि जब मार्केट प्राइस करीबन 280-90 और ओपन ऑफर प्राइस 90 रुपीज़ है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि कोई भी शेयर टेंडर नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से इससे इन द नियर टर्म या इन द मीडियम टर्म कोई बड़ा री रेटिंग या डी रेटिंग आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो इसको मार्केट शायद कंप्लीटली इग्नोर करे, क्योंकि इसमें कोई अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, और ऑब्वियसली टेंडर नहीं होता है तो ऑब्वियसली ये स्टेटस को जैसा मामला रहेगा। ओके, तो चलिए इग्नोर ही करिए फिलहाल, बट इस पर हम थोड़ी और क्लैरिटी भी आपके लिए लेकर आएंगे। इंटरेस्टिंग खबर है, 2011 का मामला है, फाइनली इनका ओपन ऑफर आ रहा है। 11 साल बाद इस पर भी रखेंगे नज़र। कई सारे कैश काउंटर्स पर आपको करना है फोकस, क्योंकि बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी हैं। एक तो एडवांस्ड एंजाइम्स, सुमित जी यहाँ पर देखिए, प्रमोटर ने करीब 2.25% हिस्सेदारी बेची है, बट नालंदा ने करीब 2.6% हिस्सेदारी खरीदी है। तो बड़े फंड ने खरीदे है, हालांकि प्रमोटर्स ने बेचे। एडवांस एंजाइम्स के चार्ट क्या कहते हैं सुमित जी? दीपांशु, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है। स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअसली डाउनसाइड मूव भी देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 साल के अंदर स्टॉक में ओपनिंग लेवल से दबाव भी देखने को मिला है, और रिसेंट का लास्ट 5-7 दिनों का अगर चार्ट भी देखते हैं तो उसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर ही है। जब तक स्टॉक ऊपर में 280 का लेवल्स क्रॉस नहीं करता, 280 के ऊपर सस्टेन नहीं होता और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, तब तक एडवांस एंजाइम के अंदर कोई भी ट्रेड ना ले। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट है 260 रुपए का है, अगर 260 रुपए का लेवल टूटता है तो स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा, और नीचे में 230 रुपए तक के लेवल एडवांस एंजाइम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बेटर रहेगा लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। ओके, तो फिलहाल बेटर रहेगा अगर आप लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें। अविनाश जी, आपके रेडार पर है एडवांस एंजाइम? प्रमोटर ने बेचा है, बट नालंदा ने खरीदी भी यहाँ पर, और अच्छी खासी खरीदारी करी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि इन द नियर टर्म यहाँ पे कंपनी को काफ़ी सिग्निफिकेंट हेडविंड्स फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स यूरोप यूएस को जाते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये एंजाइम्स में मार्केट प्लेयर है, करीबन 50% के ऊपर का मार्केट शेयर है। तो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन नियर टर्म में कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला आने की उम्मीद रहेगी। तो मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी ना करे। मुझे लग रहा है कि Q2 के नंबर्स आने दीजिए। ये जो स्टेक सेल हो गया है, इससे लगता नहीं है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि हमको लग रहा है कि मार्केट्स फंडामेंटल्स को देखेगा पहले, और अर्निंग्स रिकवरी मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स के लिए वीक रहेगी। तो आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी करने की गुंजाइश नहीं है। जिसके पास है उसे वो होल्ड करें, जिसके पास नहीं हो दूसरों से लेकर भी होल्ड कर सकते हैं। कोशिश करें अगर मिल जाए तो। एडवांस एंजाइम ये है स्टॉक। राय आपके लिए अविनाश जी की। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।